हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे आज पढ़ाने जा रहा हूँ परमाणु की संरचना क्लास 11th का चैप्टर सेकंड का ये पार्ट होगा, आपका 5वां पार्ट होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार का शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी चुना जाना चाहते हैं उनके लिए, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, साथ ही साथ क्लास 11th के लिए और साथ ही साथ ए स्टेट के लिए। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो देर न करते हुए सेशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्धांश में विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई। मतलब 19वीं सदी का जब आधा बीत गया, उसके बाद वाले समय में विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई। ठीक है, और उसी खोजों में एक वैज्ञानिक थे विल्हेम रॉन्टजेन। इन्होंने एक किरण का इन्होंने भी खोज किया। ठीक है, तो इनका जो टाइम था वो था 1845 से 1923 के बीच इनका जीवन काल था। और इन्होंने सन 1895 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रतिदीप्त पदार्थ में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। तो सन 1895 में इनके द्वारा ये दर्शाया गया कि कैथोड किरण नली जो होती है, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस तरीके की कैथोड किरण की नली होती है। ठीक है, इसमें इसे इलेक्ट्रोड लगाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस वाले नली में इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी उपस्थित उसमें अंदर पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए एनोड का ही पदार्थ है, कॉपर है, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो एक खास प्रकार का किरण उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं, यहाँ उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने रॉन्टजेन ने एक्स रे कहा था, एक्स किरण कहा था। और उन्होंने ये देखा कैसे, तो कैथोड किरण नली के बाहर यहाँ प्रतिदीप्ति लगाया हुआ था, प्रतिदीप्त लगाया हुआ था पदार्थ, जिसको जिंक सल्फाइड कहते हैं। इससे जब टकराया वो किरण, तो इस पे ब्राइट स्पॉट बने, मतलब कि चमकीले दाग बने। तो वहां पर ये देखने को मिला कि एक नए पदार्थ का किरण इसमें निकल रहा है जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है कैथोड किरण नली के अंदर उपस्थित अन्य पदार्थों से, तब। ठीक है, तो एक नए प्रकार का किरण निकल रहा है, कौन सा? एक्स किरण। ठीक है, उसका खोज किसने किया था? रॉन्टजेन ने। और रॉन्टजेन ने एक्स किरण ही क्यों कहा उसको? क्योंकि उस टाइम पे उनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो एक्चुअली यूं ही हो गया था, मतलब इंसिडेंटली जो होता है ना, एक्सीडेंटली हो गया था, जो मतलब इंसिडेंटली घटना बस ऐसे ही हो गया, उन्होंने जानकर नहीं किया था। चूंकि रॉन्टजेन को इन किरणों की प्रकृति के बारे में पता नहीं था, ठीक है, वही बात, अतः उन्होंने इसे एक्स किरणों का नाम दिया। ठीक है, जो आज भी प्रचलित है। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, और एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो था वो विक्षेपित हो जाता था आपके किससे? चुंबकीय क्षेत्र से और विद्युत क्षेत्र से, लेकिन ये जो होता है विक्षेपित नहीं होता है। कौन? आपका एक्स किरण। ठीक है, इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति होती है, यानी कि इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति होती है। ये किरण किसी भी पदार्थ को उच्च भेदन शक्ति के कारण उसको भेद के आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये किरण जो है, ये इन्हीं को क्या कहा गया? एक्सरे। और ये जो है वो किसी भी पदार्थ को, ठीक है, छेद करके उस पार निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास उच्च भेदन शक्ति होती है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए तो वो हमारे शरीर के जो आंतरिक ढांचा है, हड्डियां हैं, उनको भी देखने में हमें सहायता देती है। एक्सरे हम लोग कराते हैं,
तो वहां पर क्या होता है कि मांस वाले पार्ट जो होता है वो तो मुलायम होता है, उसको छेद करके वो निकल जाते हैं, लेकिन जो हड्डियां वाला पार्ट आता है वहां पे वो नहीं छेद पाते एक्स किरणें, और वहां पर उसका क्या बन जाता है, तस्वीर बन जाती है, और उसी को क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। तो इन किरणों की जो है तरंग दैर्घ्य वो बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? 0.1 नैनोमीटर होती है। 0.1 नैनोमीटर होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब 0.1 नैनोमीटर का मतलब हुआ कि 1 × 10⁻⁻10 मीटर, इतना कम होती है क्या, इसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, बहुत छोटी इकाई है ये। और ये जो होते हैं, जो ये किरणें हैं, वो वैद्युत चुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और साइंटिस्ट के बारे में दी हुई है बातें, और वो कौन थे? हेनरी बैक्यूरेल थे। हेनरी बैक्यूरेल 1852 से 1908 के बीच में थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने देखा था कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। ठीक है, उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहा, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, ठीक है, वही ऐसा काम करते हैं। तो देखिए, एक हेनरी बैक्यूरेल थे, जिन्होंने देखा कि कुछ जो तत्व होते हैं, जैसे रेडियम, यूरेनियम, इनसे कुछ विकिरणें स्वयं से निकलती हैं, कुछ भी ना किए हुए ही निकलती है, उनको छेड़े बिना ही उनसे विकिरण निकलती है। और इसी घटना को उन्होंने रेडियो एक्टिवता कहा। रेडियो एक्टिवता इस घटना को कहा, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहा। और साथ ही साथ ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनसे ये विकिरण निकल रहे थे, उन पदार्थों को, उन तत्वों को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, इस क्षेत्र को मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया। और ये जो क्षेत्र था रेडियो एक्टिविटी का, इसमें ज्यादा विकास किन साइंटिस्टों के द्वारा की गई? तो वो की गई थी मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी के द्वारा। और ये जो मैरी क्यूरी थी, आपको पता होगा कि ज्यादा टाइम तक विकिरण के साथ रहने की वजह से कैंसर से मरी थी, क्योंकि विकिरणों की वजह से हमें कैंसर हो जाती है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, इनमें 3 प्रकार की किरणें होती हैं। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनसे जो किरणें निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा तत्व होते हैं। ऊर्जा कण होते हैं, उच्च ऊर्जा कण होते हैं। तो देखिए, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने पाया कि जो अल्फा किरण है, ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका 2 धनात्मक होता है। ठीक है, 2 धनात्मक आवेश होता है, 2 धनात्मक आवेश होता है, और 4 इस पर द्रव्यमान होता है। 4 क्या होता है? 4 इकाई इस पे क्या होता है? द्रव्यमान होता है, 4 इकाई। ठीक है, और ये जो होते हैं, यानी कि जो अल्फा कण होते हैं, उनकी ऊर्जा उच्च होती है। ये अल्फा कण की ऊर्जा जो होती है उच्च होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले ये होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने बताई थी, किसने? रदरफोर्ड ने। उन्होंने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आपका आवेश होता है, और 2 इकाई धनात्मक आवेश, और साथ ही साथ 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान होता है, और उनमें उच्च ऊर्जा होती है इन कणों में, अल्फा कणों में। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, और उन्होंने ये बताया कि जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। मतलब जो अल्फा कण होते हैं उन पे 2 प्लस हो गया, और 4 उनका द्रव्यमान हो गया, तो ये क्या हो गया? हीलियम 2 प्लस हो गया। आपका क्या हो गया?
हीलियम 2+ हो गया, ठीक है 2+, तो हीलियम 2+ हो गई है, हीलियम 2+ हो गया। और हीलियम जो 2+ हो गए तो इनके साथ और क्या हुआ कि अगर इनमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दें इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा कि ये पूरी तरह से हीलियम का परमाणु बन जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या हो जाएगी, 2 जो है 2 इसका क्या हो जाएगा आपका, 2 परमाणु संख्या हो जाएगा और 4 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो इन्होंने यही बात बताई थी कि अगर आप उसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं अल्फा कण में, तो वो हीलियम का परमाणु बन जाएगा। जो बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के साथ ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं, जो बीटा किरणें होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समान ही ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है ना, वैसे ही जो बीटा कण है उन पे भी माइनस चार्ज होता है, माइनस यानी कि आवेश होता है। और गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होते हैं, और जो गामा किरणें होते हैं वो एक्स किरण के समान ही उच्च ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं, ठीक है। और इनकी जिनकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, उनमें कोई चार्ज वर्ज नहीं होता, किन पे, आपका गामा किरणों पे। लेकिन ये गामा किरणें जो होते हैं उनका ऊर्जा बहुत अधिक होता है, और जिनका कोई कण नहीं होता। और जो गामा किरणें होती हैं उनमें कण नहीं होता, वो कण नहीं होती, उनमें द्रव्यमान नहीं होता। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा आपका किसकी होती है, गामा किरणों की, उससे कम बीटा किरणों की, और सबसे कम अल्फा किरणों की। तो अल्फा किरणों की जो आपका भेदन क्षमता है उससे 100 गुना किसका ज्यादा होता है, बीटा किरणों की भेदन क्षमता होती है, और उससे 1000 गुना जो है अल्फा कण से 1000 गुना भेदन क्षमता आपकी गामा किरणों की होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रदरफोर्ड के नाभिक के परमाणु मॉडल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो इसको पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी थे, कौन कौन, उनके 2 विद्यार्थी थे, हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत पतली सोने की पन्नी ली, ठीक है, और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया, ठीक है। ऐसे सोने का पन्नी मान लीजिए है, इस पर उन्होंने अल्फा कणों का क्या किया, बहुत ज्यादा इस पे बमबारी कराया, यानी बौछार कराया। और रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग है वो 2.5 चित्र में दिखाया हुआ है। नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ दिखाया हुआ है, देखिए ये देखिए, ये दिखाया हुआ है रदरफोर्ड का, ये जो है ना, ये येलो कलर का, ये सोने का पन्नी हो गया, और ये बाहर जो है क्या लगाया हुआ है, ये फोटोग्राफी प्लेट लगाई हुई है, यानी कि जिंक सल्फाइड लगाई हुई है, और इस पर क्या है, प्रतिदीप्त का ये काम करते हैं। और अगर कोई कण इनसे टकराएगा तो वहां पे ब्राइट स्पॉट यानी कि धब्बे चमकीले वहां दिखेंगे इस पे प्रतिदीप्ति के रूप में, और वही इसीलिए चारों तरफ उस पन्नी के लगा दिया गया। तो यही मॉडल है, यहाँ सोने का पन्नी रखा हुआ है, यहाँ पे एक छिद्र है इसमें, और यहाँ से ये अल्फा कण का सोर्स है, मतलब स्रोत है जहाँ से अल्फा कण निकल रहा है, इस छिद्र के माध्यम से ये जाके सोने के पन्नी पे टकरा रहा है, ठीक है। और ये जो बीच में रखा हुआ ये क्या है, लेड का प्लेट है, इनमें एक बीच में छेद की हुई है। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन का यही प्रयोग था। अब इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये चीजें हुई क्या है, इनमें ये होती क्या है, कैसे ये हुई है, कैसे इनको रदरफोर्ड ने कराया था, ठीक है। तो आप देखिए, सोने की जो पतली पन्नी है वो 100 नैनोमीटर की है, 100 नैनोमीटर की है, ठीक है, मोटाई की 100 नैनोमीटर मोटाई की ये है, ठीक है।
और ये जो है इस पर आप रेडियो एक्टिव जो स्रोत है वहां से, यानी कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने रेडियो एक्टिव जो स्रोत था वहां से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को इस पे बौछार कराया था। किस पे? सोने के पन्नी पे। जो कितना था सोने का पन्नी? सोने का पन्नी कितने मोटाई का था? तो वो था 100 नैनोमीटर का। उस तो ठीक है, ये चीजें थी। अब इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा गया। वो मैं बताया है कि यहाँ पे अगर आपका गोल्ड था पन्नी तो ये पूरा लगाया हुआ था क्या? ये जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त लगाया था, ठीक है, ताकि अल्फा कण जब सोर्स से निकल के यहाँ आए और इस पर टकराए तो टकराने के बाद जिधर भी जाए वहां दाग छोड़ पाए इस जिंक सल्फाइड पे टकरा टकरा करके, इसलिए ये हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है कि प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनपेक्षित थे। जो रदरफोर्ड ने सोचा था वही उस प्रयोग का परिणाम नहीं निकला, कुछ और परिणाम निकला। थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उनके अनुसार कि क्या था, उनके अनुसार पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बंटा हुआ होना चाहिए था। तो थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन ने जो बताया था परमाणु मॉडल, उसके अनुसार जो पत्ती थी आपका गोल्ड की, उसमें हर एक जगह एक ही समान का आपका द्रव्यमान होना चाहिए था। लेकिन जब इन्होंने रदरफोर्ड ने बमबारी कराया अल्फा कणों का तो कुछ और निकल के वहां आया। तो अल्फा कणों में जैसे कि इतनी ऊर्जा अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। तो अल्फा कणों में तो ऐसा भी ऊर्जा होता है कि जो द्रव्यमान अगर समान रूप से वितरित रहता किस पे, सोने के पन्नी पे, तो उसको भी वो क्रॉस कर जाते। ठीक है, लेकिन वो जब पन्नी से द्रव्यमान वाले भाग में टकराते तो उनकी स्पीड थोड़ी धीमी गति हो जाती और उसका दिशा हो सकता था कि बदल जाता। ऐसे जा रहे थे तो इस तरीके से मुड़ जाते, मतलब ऐसे जा रहे थे, आपका कलर दूसरा ऐसे जा रहे थे तो इस तरीके से मुड़ सकते थे, इस तरीके से मुड़ सकते थे, ऐसा अपेक्षा की गई थी। ठीक है, लेकिन जो रदरफोर्ड ने देखा वो अद्वितीय था, वो गजब का चीज था, वो आपका इन सब चीजों से अलग था। और वो क्या था उसको हम लोग कहते हैं। तो उनके अनुसार क्या हुआ कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना ही निकल गए, मतलब यहाँ से गए सीधे 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 निकल गए। ठीक है, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जबकि इन्होंने क्या सोचा था कि द्रव्यमान वाला भाग रहेगा पूरे सोने के पन्नी पे, तो थोड़ा सा मोड़ेंगे इधर उधर, वो कोण बना के, जैसे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो थे वो क्या हो गए, सीधे सीधे चले गए। अब दूसरा चीज उन्होंने क्या देखा, तो दूसरा चीज उन्होंने ये देखा कि बहुत बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए। बहुत ही कम जो अल्फा कण थे वो हल्का फुल्का ऐसे विक्षेपित हो गए। मान लीजिए ऐसे आ रहे थे तो ऐसे गए, ये सीधा जाना था लेकिन थोड़ा सा मुड़ गए या थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, तो बहुत कम थे। और बहुत ही थोड़े कण, मतलब 20,000 में एक ऐसा कण था कि अल्फा कण का जो सीधा न जा करके बिल्कुल टकराने के बाद पन्नी पर पीछे आ गया, सोने की पन्नी से टकराने के बाद। ठीक है, 180 डिग्री के कोण पे उसका विक्षेपण हो गया। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अन्य चीजें जो है निष्कर्ष निकाल के बताई, और वो क्या क्या थी उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान जो होता है वो रिक्त होता है, खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोने की पन्नी को ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो सीधे सीधे जाकर के पार कर गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो खाली होता है। कुछ ही धन आवेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल
के कारण होता है, और कुछ जो अल्फा कण थे वो विक्षेपित हुए थे तो जरूर वहां पे कोई बहुत मजबूत प्रतिकर्षण बल था, मतलब रिपल्सिव फोर्स था, कोई उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला मतलब फोर्स था, उसको धक्का देने वाला फोर्स था, कोई बल था जो प्रतिकर्षित कर रहा था, उसको धक्का दे रहा था, दूर भगा रहा था। और इससे ये पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है, यानी कि जो भी धक्का दे रहा था अल्फा कण को, तो अल्फा कण भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनावेशित है, और जो कण दे रहा होगा उसको धक्का वो भी क्या होगा, धनावेशित ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बहुत कम जगह में जो धनावेशित कण है वो इकट्ठा है परमाणु के अंदर, ठीक है, और जो धक्का दे पाया अल्फा कण को। यानी कि थॉमसन ने जो कहा था कि पूरे परमाणु में समान रूप से बंटे होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं आपके प्रोटॉन यानी धनावेश, तो वो गलत हो गया। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, और इस प्रयोग से ये पता चला कि जो धनावेश है वो बहुत छोटा सा, परमाणु इतना बड़ा है तो वो बहुत मतलब एकदम पॉइंट इतना छोटा जगह में जो है पूरा का पूरा धनावेश इकट्ठा है, ठीक है, बहुत कम आयतन में वो इकट्ठा है, जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ, जिससे टकराने के बाद अल्फा कण विक्षेपित हुए, वो जो क्षेत्र था वो बहुत कम था, ठीक है, और उसमें धनावेश सिर्फ मतलब धनावेश थे, और न्यूट्रॉन भी होते हैं साथ में, वो तो हम लोग को आगे चल के पता चलेगा कि न्यूट्रॉन भी वही होते हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक, उसी को उन्होंने क्या कहा, उसी को नाभिक उन्होंने कहा, किसको, जो क्षेत्र था, परमाणु अगर इतना बड़ा है तो इतना छोटा सा जो क्या था हमारा धनावेश था, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन होते हैं वहां, तो वो थे, तो वो वाला इतना छोटा क्षेत्र था जो अल्फा कण को फिर से पीछे जाने पे मजबूर कर दिया। तो ये जो था वो क्या था, आपका नाभिक था, ठीक है, नाभिक में ही पूरा जो होता है धनावेश संकेंद्रित होता है, ठीक है। तो और रदरफोर्ड ने गणना करके ये बताया कि जो आपका परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 पे पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक का जो त्रिज्या होती है वो 10 पे पावर -15 मीटर होती है, इतनी कम होती है, ठीक है, जो नाभिक की होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ से पता चला, ठीक है, बहुत कम होती है। तो यहाँ से ये चीजें पता चली। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर तुलना किया जाए कि 10 पे पावर -10 मीटर दूरी कितनी होती है और 10 पे पावर -15 मीटर उसकी तुलना में कितनी होती है, तो मान लीजिए कि अगर एक बॉल है, वो त्रिज्या है नाभिक की, परमाणु के नाभिक की, तो जो परमाणु है उसकी त्रिज्या होगी 5 किलोमीटर लंबाई, यानी 5 किलोमीटर के पूरा रेडियस में, पूरी त्रिज्या में जितना क्षेत्र होगा वो परमाणु होगा। अगर एक छोटी सी बॉल जो है वो आप मान लीजिए नाभिक है, तो ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब नाभिक इतना बॉल के जगह में पूरा जो धनावेश है वो रहता है, जबकि 5 किलोमीटर के त्रिज्या में पूरा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, परमाणु। ये तुलना है, इतना बड़ा नहीं होता वो चीज, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, वो तो इतनी छोटी होती है नाभिक, और परमाणु भी इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से दिखे भी ना। लेकिन अगर तुलना किया जाए तो अगर बॉल है नाभिक, तो 5 किलोमीटर का त्रिज्या वाला क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, हमारा परमाणु होगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताया। उपरोक्त जो प्रेक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब उपरोक्त जो प्रेक्षण हुए थे और जो परिणाम निकले थे, पहले जो मैं बताया वो सब प्रेक्षण हुए और परिणाम उनके निकले, तो उन आधारों पर रदरफोर्ड ने नया परमाणु का नाभिकीय मॉडल बताया, ठीक है, जो थॉमसन के मतलब जो परमाणु मॉडल था उससे बिल्कुल अलग था, ठीक है। और परमाणु का उन्होंने कहा इस मॉडल में
रदरफोर्ड ने क्या कहा, कहा कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। मतलब परमाणु का जो धनावेश होता है और ज्यादातर जो द्रव्यमान होता है वो एक छोटे से क्षेत्र में होता है, ठीक है। और परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा, नाभिक कहा। और उसी क्षेत्र को, छोटे से क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नाभिक के दूसरा जो है वो क्या है पॉइंट, तो वो ये है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। और उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर ऐसे, ठीक है। अगर ये नाभिक है यहाँ पे तो इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार पथ पे कौन घूमता है, तो ये घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो बहुत तेजी में घूमते हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता था। मतलब सौर मंडल में जैसा होता है, उन्होंने कहा कि वैसा ही नाभिक के चारों तरफ ये जो होते हैं आपके क्या, नाभिक के चारों तरफ ये जो घूमने वाले होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, वो घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु का मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता था, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है। ये अगर सूर्य हो गया तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो क्या है, वो गतिमान ग्रह है जो सूर्य को घूमते हैं, अगर माना जाए तो, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अगर बीच में जो नाभिक है वो उसको सूर्य मान लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो उनके ग्रह हैं जो उनको घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो जुड़े रहते हैं उसका कारण क्या, उसका कारण है स्थिर वैद्युत बल का आकर्षण, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल के आकर्षण की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब कि उनमें जो है संबंध होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है नाभिक को, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने बताई। तो स्थिर वैद्युत बल होता क्या है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है अंग्रेजी में। और इसको हम लोग निकालते हैं कि चार्ज, अगर मान लीजिए एक प्लस है, यहाँ पे जो भी है बहुत सारे प्लस हैं, ठीक है, जो धनावेश है, और साथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको उसका चार्ज, उसका आवेश, तो उसका आवेश कितना है, ई मान लीजिए। और जो पूरा अंदर धनावेश है उसका आवेश कितना है, क्यू मान लीजिए। और उसके नीचे डिवाइड कर दीजिए 4πε0 से, और साथ में आर का स्क्वायर कर दीजिए। आर यानी कि डिस्टेंस, दूरी, जो दूरी है नाभिक और परमाणु के अंतिम छोर के बीच में। तो ये पूरा जो होता है इसी को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और इसी बल के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में जुड़े रहते हैं। ये किसका कहना था, ये कहना था रदरफोर्ड का। तो क्या ये सच था, पूरी तरह से सच नहीं था। इसके आगे और साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ और अपना बताया, दूसरा जो है प्रस्तुत किया मॉडल, इसका परमाणु का, ठीक है। तो यही हम लोग इस सेशन को आज एंड करते हैं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका चैनल है, और आप लोगों के पढ़ाई के लिए ही इसको स्टार्ट की गई है, और अच्छे कंटेंट अब आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। तो बाय, हैव अ नाइस डे।